दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के लिए फरीदाबाद पहुंची एनआईए की टीम। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा, आतंकी गतिविधियों से नहीं कोई संबंध। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की मुलाकात। 1.5 करोड़ के कैश अवार्ड के साथ दिया ग्रेड ए सर्टिफिकेट। साल 2026 के लिए राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। छठ में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की हुई घोषणा। हरियाणा को मिला तीसरा स्थान। 18 नवंबर को राष्ट्रपति नई दिल्ली में विजेताओं को प्रदान करेंगे पुरस्कार। और शूटर सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक पिस्टल डिसिप्लिन में भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव किया हासिल। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इस वारदात में इस्तेमाल हुई कार और कार चलाने वालों की पहचान हो चुकी है। जांच एजेंसियों कड़ियों को जोड़ते हुए कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए आज फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम ने यूनिवर्सिटी में गहनता से जांच की और गेट पर रखे हुए रजिस्टर को भी देखा। वहीं फरीदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में लिए गए एक युवक की फतेहपुर तग्गा गांव में निशानदेही करवाई गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियों की खबरों के चलते आज वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का आतंकी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। प्रेस नोट में लिखा कि यूनिवर्सिटी पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों का सहयोग कर रही है। यूनिवर्सिटी की लैब में सिर्फ पढ़ाई से संबंधित जांच होती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ ऑलराउंडर शेफाली वर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर शेफाली वर्मा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने शेफाली वर्मा को 1.5 करोड़ का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया। हरियाणा महिला आयोग ने भी शेफाली को साल 2026 के लिए राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शेफाली ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया। शेफाली पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। शेफाली वर्मा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहित करती है। सरकार के प्रोत्साहन के चलते प्रदेश के खिलाड़ी खेलों में शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीतते हैं। ये प्राउड फीलिंग है और जब हम जीते ये सिर्फ हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, पूरी वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमारी टीम फाइनल में जीती। बिग थैंक यू टू एवरीवन और स्पेशली हरियाणा सरकार एंड एवरीवन, सब ने जितने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि सच्ची मेहनत करिए और अपने आप पे बिलीफ रखिए और आप सभी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। आप सब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। महिला विश्व कप फाइनल मुकाबले में शेफाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रनों की लंबी पारी खेली थी। शेफाली ने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए थे। शेफाली ने विश्व कप जीत को महिला क्रिकेट की जीत बताया। शेफाली ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी खेलों के लिए बनी है। प्रदेश के लोग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। हरियाणा की मिट्टी एक स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है और जब आज सीएम सर से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा के सभी लोग हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को अलग बैक करते हैं। तो जैसे कि आज सीएम सर से मिली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। बहुत ज़्यादा खुशी है और यही बोलूँगी सभी देशवासियों को, अपने हरियाणा वालों को, कि हमेशा अच्छी मेहनत करिए और स्पोर्ट्स पर्सन को तो हरियाणा सरकार हमेशा बैक करती रहती है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2024 के लिए छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की। वर्ष 2024 के लिए कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए। यह पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्था, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया जाएगा, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है।
18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जन भागीदारी 1.0 पहल के तहत पहली बार पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें 3 राज्य, 67 जिले, 6 नगर निगम और 1 शहरी स्थानीय निकाय, 2 समाजसेवी और 14 नोडल अधिकारी शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं का चयन JSJB पोर्टल पर अपलोड किए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट हुआ। बहुत लोगों ने जिस तरह से इंटरेस्ट लिया, ऐसा लगा कि उसको स्पर्धा करने से और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा काम होगा। हरियाणा पुलिस चाहती है कि नई पीढ़ी, जिसे जेन अल्फा कहा जा रहा है, अपनी सोच, ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करे। यह बात पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने कही। OP सिंह पंचकुला सेक्टर 3 स्थित डायल 112 परिसर में बीते कल को शहर के स्कूलों के हेड बॉयज और हेड गर्ल्स और प्रिंसिपल्स के साथ बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों के हेड बॉयज और हेड गर्ल्स की क्षमताओं को सही दिशा में उपयोग करना है। पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने दिल्ली में हुए कार धमाके में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हमने सोचा कि जो हेड बॉयज़ एंड गर्ल्स की एजेंसी है स्कूलों में, इनका अच्छा खासा प्रभाव होता है, इनको नामित किया जाता है, ये चुने जाते हैं, तो क्यों ना इनसे हम पार्टनरशिप करें। इनको हम जेन अल्फा बोलते हैं, ये वीडियो जनरेशन है। इनसे पार्टनरशिप करके जो इनके काम की बातें हैं, इनके माध्यम से इनके उम्र के लोगों तक पहुँचाएँ। हज़ारों पुलिसकर्मी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो एक हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंट व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आगे इस अप्रिय घटना ना कर जाए, तो आप सोचेंगे कि बोलना आसान है, तो ग्राउंड पर जाएं तो हाई अलर्ट का मतलब हज़ारों घंटे, हज़ारों आदमी लगा रहे हैं। और हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना, जिन्होंने अपना आदमी खोया, जो घायल हैं, तो उनसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लक्ष्य निर्धारण, दबाव प्रबंधन, सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग और आत्मविश्वास जैसे कौशल व नशों से दूर रहने के बारे में समझाया गया। अच्छा था, बहुत रिलैक्सिंग था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर ने जितनी भी स्पीच दी, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच नॉलेजेबल टू नो। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये जो म्यूज़िक वगैरह जो भी हुआ, उससे भी काफ़ी माइंड को रिलैक्स फील हुआ और काफ़ी अच्छा फील हुआ। 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना के चलते प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। फतेहाबाद में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सघन सर्च अभियान चला रहा है। पुलिस टीमों द्वारा बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं में तलाशी ली जा रही है। भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बाजार और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध वाहनों और नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को टोचन कर थानों में भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले भर में स्निफ्ड डॉग यूनिट, स्पेशल कमांडो, राइडर PCR और ERV वाहनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 450 से अधिक पुलिसकर्मी चौकसी में तैनात हैं। SP ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर टीम पैनी नजर बनाए हुए है। पूरे देश भर में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बताया गया है। इसी संदर्भ में फतेहाबाद पुलिस भी पूरे पूर्ण रूप से हाई अलर्ट पर है। हमारे 7 इंटर स्टेट परमानेंट नाके हैं जो पंजाब और राजस्थान के साथ लगते हैं। 24 घंटे के नाके हैं। हर एक शिफ्ट में 4-4 लोगों का डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग और सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है। इसके अलावा 13 हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट के नाके हैं जो 24 घंटे लगाए जाते हैं। लगभग 450 की मैन पावर जो है हमने डिप्लॉय करी है चेकिंग वगैरह में। इसके अतिरिक्त 2 स्वैट टीम्स हैं, स्वैट कमांडोज, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स इत्यादि यहाँ पर चेकिंग करते हैं।
दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार रात हुए बम ब्लास्ट के बाद जींद पुलिस अलर्ट पर है। बुधवार को भी जिला में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रही। पुलिस अधिकारी जगह जगह आने जाने वाले वाहनों की जांच करते रहे। शहर में चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रही और हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, होटलों, बस अड्डों, नागरिक अस्पतालों, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थलों में भी जांच की जा रही है। पुलिस कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। उन्होंने बताया कि मुख्य चौक चौराहों, शहर के अंदर जाने वाले रास्तों पर पुलिस नाके लगाए गए हैं। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम भी सक्रिय है जो लगातार संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर रही है। अलर्ट जो है विजिबिलिटी पब्लिक के जो है आई साइड में आनी चाहिए, तो वो हमने करी है। तो मेरा आप सबके माध्यम से आम जो नागरिक हमारे हैं उनसे यही आग्रह है कि वो किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। वो कोई भी उनको ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई चीज़ कुछ नजर आती है तो वो जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनके जो नंबर है, अगर पुलिस की बात करें तो 112 के थ्रू या डायरेक्ट हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं, सारे ऑफिसर्स के नंबर भी ईजिली अवेलेबल है, तो उनको डायरेक्टली वो बताएं ताकि इसमें कोई भी लापरवाही में कोई मतलब उसके लिए जगह ना छोड़ी जाए। नूंह जिले को विकास में आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसको लेकर उपायुक्त अखिल पिलानी ने फिरोजपुर झिरका के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में उपमंडल के गांव के सरपंचों व स्कूल प्रिंसिपल की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांव के विकास में सरपंचों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। गांव में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। यदि किसी गाँव में पानी की निकासी या जल भराव की समस्या है तो उसका स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सरपंचों से आह्वान किया कि जो बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं उनका स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करें और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची बनवाकर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो हर बच्चे को स्कूल ऑन रोल किया जा सकता है। तो यही प्लान है जो हम देख रहे हैं, जो शिक्षा का स्तर है हमारा, उसमें जो इश्यूज हैं उसको लेकर और जनरल डेवलपमेंट को लेकर सभी सरपंच के ब्लॉक के और सभी प्रिंसिपल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसके साथ चर्चा करी। तो कुछ नंबर भी बताए उनको ड्रॉप आउट को लेकर या फिर पास परसेंटेज को लेकर या फिर आने वाली परीक्षाओं को लेकर। तो उनसे यही उम्मीद है हमारी कि एक तो हम ड्रॉप आउट रेट को कम करें और जो हमारा शिक्षा का लेवल है, क्वालिटी है, आउटकम है, लर्निंग आउटकम जिसे बोलते हैं, उसमें सुधार आए। इसी के साथ साथ आज मढ़ी स्कूल में जहाँ हमारी नीट और IIT की कोचिंग चल रही है उसको विजिट किया था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फिरोजपुर जिनका किया था और ITI नगीना किया था। यही देखने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है और हमें सहयोग चाहिए लोगों का। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले के युवाओं को अपराध, विशेषकर साइबर अपराध से दूर रखा जाए। उन्होंने बताया कि जिले में 16 से 26 वर्ष के युवा साइबर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षा और खेलों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने मंडी में कोचिंग सेंटर की स्थापना की है। SP ने सभी सरपंचों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों का कोचिंग सेंटर में पंजीकरण करवाएं। साइबर अपराध के क्षेत्र में हम देखें तो नूंह जिला जो है एक साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट लगातार जो है बना हुआ था। अब हम देख रहे हैं, जो हमने एनालिसिस करा है पूरा जिला स्तर पर, तो उसमें पाया गया है कि पिछले साल जनवरी के मुकाबले में अब जो है लगभग 50% की उसमें कमी आई है, जो कि साइबर अपराध यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये एक उपलब्धि भी है जिला पुलिस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए आने वाले दिनों में चुनौती भी है कि जो अब 50% की कमी के बाद फिर भी जो साइबर अपराध यहाँ पर रह गया है। तो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल जो है 10 महीनों में हमने जो है 450 से अधिक साइबर अपराधियों को जो है गिरफ्तार करा है और उसमें हमारे जिले में भी FIR की गई है और जो बाहर की पुलिस भी आती है उनके साथ भी जो है उनका सहयोग करके साइबर अपराधियों को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब हमारे जिले में जो है पुनाना और झिरका सब डिवीजन जो है उनके कुछ गाँव जो है साइबर अपराध की इस समस्या से जो है अभी भी वहाँ पर साइबर अपराधी लगे हुए हैं।
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर प्रदेश सरकार सिखों के सभी तख्तों को निमंत्रण दे रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आज महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाकर माथा टेका और अरदास की। कैबिनेट मंत्री ने तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के प्रमुख जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में हिंद की चादर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। लाइट एंड साउंड शो में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी वह महापुरुष थे जिन्होंने अपने शीश की कुर्बानी देकर मानवता व धर्म की रक्षा की थी। यह उस समय की बात है जब जुल्म, अत्याचार और भय हर ओर फैल चुका था। लोग अपने धर्म की आज़ादी के लिए तरस रहे थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यह कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन आदर्शों, त्याग, बलिदान और अमर विरासत को समर्पित है। गुरु जी ने धर्म, मानवता और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सिख धर्म ਦੀ नहीं सारे हिंदुस्तान की अस्मिता की ढाल बन गई थी। और दिल्ली के चांदनी चौक में जब उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिता तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सारे मानव समाज की और जी आज़ादी की लड़ाई से लीडर बनो, डर तो मुक्त रहो तो सच्चाई की राह से चलो, ये गुरु जी ने शिक्षा देने का काम किया। अज जो असी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के इस पवित्र भूमि के उत्ते जिथे गुरु साहब का स्वयं भी होया, इसके ऊपर असी इकट्ठे हुए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर यह भी कहा कि उनका बलिदान राष्ट्र की अस्मिता और एकता का प्रतीक है। गुरु जी की शिक्षा केवल इतिहास की किताब नहीं बल्कि भविष्य का जीवंत ब्लूप्रिंट है जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नायब सैनी जी ने पहला कार्यक्रम जींद में रखा लाइट एंड साउंड का, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इससे हमारे यूथ को, जवानों को ये पता लगता है कि किस प्रकार से शहीदी देने की, धर्म के लिए शहीदी देने का काम किया गया। और ये वो परिवार है गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी, ये वो परिवार है जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है। शायद विश्व में मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसी कुर्बानी परिवार में दी हो। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं पाए। बेहतर होता वोट चोरी के निराधार आरोप लगाने की जगह राहुल गांधी अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश करते। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि अब जनता कांग्रेस की असलियत को अच्छी तरह से जान चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बिहार की धरती पर ही राहुल गांधी को उनके निराधार आरोपों का एनडीए को जिताकर जवाब देगी। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम से देश की जनता का दिल चुराया है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी योजनाओं से गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने 50 साल से अधिक समय दिया लेकिन कांग्रेस ने न देश के लिए और न ही बिहार के लिए कुछ किया। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि राहुल गांधी निरर्थक आरोप लगाने की जगह जनता के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में घूम रहे थे जिसके चलते कांग्रेस पार्टी हार गई। अब हरियाणा में राहुल गांधी के लिए कुछ बचा नहीं। राहुल गांधी जी भी घूम रहे, वो मेरे हरियाणा में भी आए थे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई तो उनके पास कुछ बचा नहीं। इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं पाए, इतनी बड़ी पार्टी को नहीं संभाले, संगठन खड़ा नहीं किया, विचार को उनको लोगों ने नकार दिया। हरियाणा में वोट चोरी का आरोप निरर्थक है। मोदी जी ने लोगों का दिल चुराया है, काम करके चुराया है। जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, सड़कों की योजना से लेकर, बिजली से लेकर उन्होंने इस देश को बदलने का काम किया है।
शूटर सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया है। सम्राट ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 20 साल की आयु में विश्व ताज जीतने वाले सम्राट पहली भारतीय पिस्टल शूटर हैं। इस शानदार उपलब्धि के साथ सम्राट ने ओलंपिक पिस्टल डिसिप्लिन में भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। सम्राट की इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। पंचकुला में चल रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गली क्रिकेट टूर्नामेंट का ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में समापन हो गया है। 6 से 11 नवंबर तक चले इस टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला द्वारा किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष एवं उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष रहीं। राज्यपाल ने टूर्नामेंट की विजेता सेक्टर 1 पंचकुला टीम को अटल ट्रॉफी और नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। उप विजेता टीम को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रॉफी और नगद पुरस्कार राशि दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है जो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के पीछे की सोच है कि युवाओं को नशे से बचाकर खेलों की ओर प्रोत्साहित करना। इस स्लोगन स्पोर्ट्स के लिए, इस स्लोगन सोशल इम्प्लीकेशंस के लिए मैं आज बहुत छक्का नहीं देखा है, लेकिन मैं श्योर है जो ये सोशल इम्प्लीकेशन जो है, ये ड्राफ्ट का जो थ्रेट है सोसाइटी का ऊपर, ये थ्रेट हमारा नागरिक, हमारे लोकल लीडर्स, हमारा ऑर्गेनाइजर्स ये गेम का सब एक साथ में मुलाकात करके इस सोशल मीडिया को हटाने चाहिए। अंबाला छावनी में चल रहे राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां बैडमिंटन और तैराकी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। जिला खेल अधिकारी राम ने बताया प्रतियोगिताएं 13 नवंबर तक जारी रहेंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंबाला छावनी में तैराकी की स्पर्धाएं हो रही हैं। वहीं लेफ्टिनेंट मुकेश आनंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 932 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों के रहने व खाने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 3 दिवसीय हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है, जो कि 11, 12 और 13 नवंबर को चलेगी, जिसमें कि 6 गेम्स हम करवा रहे हैं। वॉलीबॉल और हैंडबॉल ये रहेंगी बड़ागढ़ में, स्विमिंग, बैडमिंटन ये अंबाला कैंट में, और एथलेटिक्स और बास्केटबॉल होगी पंचकुला में। इन सभी गेम्स में अराउंड 4300 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे पूरे हरियाणा से, अलग अलग जिलों से आए हुए, जो कि पंचकुला में जाएंगे बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के, और अंबाला कैंट में बैडमिंटन, स्विमिंग, और बड़ागढ़ में वॉलीबॉल और हैंडबॉल। खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने हरियाणा सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें बहुत बढ़िया खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की खेल नीति के परिणाम स्वरूप ही हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीत रहे हैं। हरियाणा ओलंपिक गेम्स में मेरे 4 मेडल थे, वुमेन सीरीज में भी मेरे मेडल थे, एंड अब मैं नेशनल्स के लिए जा रही हूँ दिसंबर में होने वाले हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं आशा करती हूँ यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अच्छा करें और आगे जाएं। हम मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं जो फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरा मेन स्ट्रोक बटरफ्लाई है और मैं इनमें पहले भी बहुत सारे मेडल लाई हूँ, बट ऑल वेदर पूल में करके मेरे को मजा आया, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे मेरा 200 मीटर फ्री स्टाइल में 3rd मेडल आया। बहुत अच्छा खाना था, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, क्वालिटी भी सब चीज़ों की अच्छी है, कोचेज अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारे लिए इतना सारी अरेंजमेंट्स की और हमारे लिए खाना, बच्चों की डाइट पे ध्यान रखा।
भिवानी के भीम स्टेडियम में 26 से 30 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर की अंडर 19 स्कूल एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता होगी। इस आयोजन को लेकर बुधवार को लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में SDM महेश कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में SDM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता के आयोजन में किसी प्रकार की कमी न रहे, खिलाड़ियों के लिए ठहरने और भोजन आदि की सही व्यवस्था हो। प्रतियोगिता में 43 राज्यों के करीब 4000 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। SDM ने पुलिस विभाग को स्टेडियम तथा खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात करने व सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। आज हमारे द्वारा जो हमारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए, उनकी जो डाइट प्लान है उसको देखते हुए, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जो हमारे जो इवेंट्स के इक्विपमेंट्स हैं और जो प्लेसेस हैं, वेन्यूज हैं, उनको ठीक करने के लिए आज ही हमारे द्वारा एक मीटिंग अरेंज की गई है। इसमें जो हमारे जो पुलिस विभाग है, B&R है, बिजली विभाग है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तो है ही, नो डाउट, आप नोडल ऑफिसर हमारा, स्वास्थ्य विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो इन सभी विभागों की हमने ड्यूटी इसमें लगाई। टोटल हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारा 4000 के लगभग जो बच्चे हैं इसमें आएंगे। इसमें SDM ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाले भोजन की नियमित सैंपलिंग होनी चाहिए। स्टेडियम पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैनात रहे, जिस पर महिला और पुरुष चिकित्सक हों। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की एंटी डोपिंग जांच के लिए चिकित्सक भी मौजूद रहे। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को स्टेडियम के सभी खेल मैदानों को साफ सुथरा करने के निर्देश दिए। बच्चे हमारे जो नेशनल लेवल के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना महसूस हो, और एक अच्छा मैसेज हमारे जो हरियाणा राज्य का कन्वे हो। जो गर्ल्स के लिए हमने अलग बिल्डिंग आइडेंटिफाई की है और बॉयज के लिए अलग आइडेंटिफाई की है। उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए जो महिला पुलिस है और पुलिस बल है, उनको 24/7 डिप्लॉय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चे यहाँ पे आएंगे, अपने जो स्थान किया है ठहराव के लिए, उनको लेके आने के लिए हमने बसेस की व्यवस्था की है, नोडल ऑफिसर डिप्यूट कर दिए गए हैं। बच्चों को अच्छा डाइट मिले और अच्छे खाना मिले, उसके लिए हमने चेक करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ड्यूटी लगाई है, जो प्रॉपर सैंपलिंग करता रहे खाने की। नारनौल में बने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरियावास गांव में 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। कॉलेज के लिए गांव पंचायत ने 85 एकड़ जमीन देकर सरकार को निःशुल्क प्रदान की है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य पर तकरीबन 800 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की गई है। मेडिकल कॉलेज के निदेशक विजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कॉलेज को 150 सीटें मिली हैं, जिनमें से 100 सीटों पर ही दाखिले की मंजूरी मिली है। 95 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट्स मंजूर करी हैं और 500 बेडेड हमारा रेडी है। 750 करोड़ के करीब हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पे खर्चा कराया है। 80 एकड़ के करीब ये जमीन है, जिसमें 2 फेज हैं। 50 एकड़ में मेडिकल कॉलेज, एकेडमिक सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एग्जामिनेशन हॉल, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, कैजुअलिटी, OPD, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट कैंपस है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे 100 बच्चे आ गए हैं। 100 में से हमारे 95 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं। आखिरी काउंसलिंग रह रही है, 3 काउंसलिंग हो चुकी है और वो दिसंबर में 10 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है लास्ट काउंसलिंग, जिसमें सीटें पूरे इंडिया की जो बच रही है। और इसमें से 100 में से 5 NRI हैं। कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर लोकेंद्र ने कहा कि 100 सीटों में से 85 सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए और 15 सीटें केंद्र के कोटे से निर्धारित की गई हैं। अब तक 12 सीटों पर केंद्र सरकार के कोटे से और 83 सीटों पर हरियाणा सरकार के कोटे से दाखिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट काउंसलिंग में बाकी 5 सीटों पर भी एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बेहतर इलाज मिलेगा और रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे। हमारे को NMC जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, इसने हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हमें 100 सीटें प्रोवाइड करी हैं, जिसमें से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि 15 सीटें हमारे पास ऑल इंडिया कोटा से आएंगी, 85 सीटें हमारे पास स्टेट कोटा मतलब हरियाणा वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे, हरियाणा से हमारे पास 85 बच्चे आएंगे। तो सेकेंड काउंसलिंग में हमारे पास पूरी सीटें नहीं भर पाई थी, तो अभी रिसेंटली 8 तारीख को हमारी 3rd काउंसलिंग खत्म हुई है।
इस काउंसलिंग के अंत तक हमारे पास 100 में से कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में फसल अवशेष प्रबंधन पर 5 दिवसीय 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांव जसवंती तथा चक्कू लदाना के किसान प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पुरुष और महिला किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान फसल अवशेषों का उचित स्थान पर प्रबंधन करें। ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और वातावरण में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ भूमि में उपस्थित जीवाणु व मित्र कीट भी नष्ट होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में 50 किसानों की ट्रेनिंग करी है, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन की पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे किसान फसल अवशेष प्रबंधन करके अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। मेरे किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि किसान भाई जो है फसल के अवशेषों का प्रबंधन करें और उस फसल अवशेष प्रबंधन के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो इन सीटू मैनेजमेंट करे, जिसमें फसल के अवशेष जो है वो अपने खेत के अंदर मिलाएं और उसके साथ गेहूं की बिजाई करें। इसके लिए हमारे पास जो है बहुत अच्छी सुपर सीडर मशीन है, जो फसल अवशेषों को खेत के अंदर मिला करके खेत के मिट्टी में मिला करके और उस गेहूं के साथ बिजाई हो जाती है। कि अगर सुपर सीडर से बिजाई कर रहे हैं इन सीटू मैनेजमेंट में, तो 30 से 35 किलो यूरिया नाइट्रोजन के रूप में मिट्टी में डालें, खेत में डालें, जिससे आपकी भरपूर फसल होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को भारी अनुदान पर सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर, जीरो टिलेज मशीन, मल्चर, चॉपर तथा रोटोवेटर दिलवाती है, जिसमें अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खेतों से बाहर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी सरकार द्वारा बेलर, हे रेकर उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रशिक्षण ले रहे किसानों ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसान जागरूक नहीं थे। धान की फसल की कटाई के पश्चात खेतों में गेहूं की फसल की जल्दी बिजाई करने के चलते अवशेषों को आग लगा देते थे, लेकिन सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने और प्रोत्साहन राशि के साथ साथ आधुनिक कृषि उपकरण भारी सब्सिडी पर देने से अधिकतर किसानों ने खेतों में फसल अवशेषों को आग लगाना बंद कर दिया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। Week.